कैसे हैं अनुराग डोभाल? पत्नी रितिका चौहान ने दिया अपडेट। रितिका ने अनुराग की फैंस से की हाथ जोड़कर अपील। मशहूर यूट्यूबर और बिग बॉस 17 फेम अनुराग डोभाल की पर्सनल लाइफ बीते कुछ दिनों से चर्चा में बनी हुई है और हाल ही में उनका भयंकर एक्सीडेंट भी सुर्खियों में छाया हुआ है। अनुराग पिछले कुछ समय से अपने परिवार में चल रही कलह से परेशान थे और हाल ही में उन्होंने इंस्टाग्राम लाइव के दौरान आत्महत्या की कोशिश की, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। अनुराग ने तेज स्पीड में अपनी ही कार का एक्सीडेंट कर दिया, जिसके बाद उनको कई चोटें आई। इन दिनों अनुराग का इलाज अस्पताल में चल रहा है और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। अनुराग के एक्सीडेंट के बाद उनकी पत्नी रितिका उनसे मिलने के लिए अस्पताल पहुंची, जिसके बाद रितिका ने यूट्यूबर का हेल्थ अपडेट फैंस के साथ शेयर किया। रितिका चौहान ने बताया कि अनुराग की हालत अब स्थिर है और वो जल्द ही ठीक हो जाएंगे। रितिका चौहान ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा है, अनुराग अब ठीक हो रहे हैं। उन्हें कुछ चोटें आई हैं, लेकिन अब वो धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। अभी का वक्त हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है और हम आपसे अनुरोध करते हैं कि किसी भी तरह की अफवाह या गलत जानकारी न फैलाएं। हमें जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है इस पल में, वो है आपकी प्रार्थना, समर्थन और उनके लिए सकारात्मक विचार। हमारे साथ खड़े होने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। रितिका चौहान द्वारा दिए गए हेल्थ अपडेट के बाद अनुराग के फैंस की जान में जान आई है। अनुराग डोभाल सोशल मीडिया पर काफी फेमस हैं और पिछले कुछ घंटों से उनके फैंस काफी बेचैन नजर आ रहे हैं। हर ओर अनुराग के एक्सीडेंट की वीडियोस वायरल हो रही हैं, जिनके बीच में रितिका की स्टोरीज फैंस के लिए चैन की सांस सरीखी है। रितिका चौहान के साथ साथ अनुराग डोभाल के मैनेजर रोहित पांडे ने भी सोशल मीडिया के जरिए फैंस को बताया है कि उनका पसंदीदा यूट्यूबर ठीक है और रिकवर कर रहा है। रोहित पांडे ने इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा, करीबी दोस्त, भाभी और परिवार वाले अस्पताल में अनुराग के साथ हैं। अभी भी उनकी जांच चल रही है। आप लोग किसी भी तरह की अफवाह या गलत जानकारी न फैलाएं। किसी के प्रति भी नफरत या किसी को निशाना न बनाएं। हम स्थिति पर निगरानी रख रहे हैं। सभी उनके लिए दुआ करते हैं और उनके जल्द से जल्द ठीक होने की कामना करते हैं। फैंस को उम्मीद है कि अनुराग जल्द से जल्द ठीक होकर घर लौटेंगे और परिवार वालों के साथ चल रहे मतभेदों को मिटाकर फिर से खुशहाल जिंदगी बिताएंगे। आप अनुराग डोभाल की हेल्थ अपडेट से जुड़ी सभी ताज़ा खबरों के लिए टेलीटॉप इंडिया के साथ जुड़े रहिए। दिया, दिया कैसा मजाक है, दरवाजा खोलना प्लीज। दिया तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये फ्लैशलाइट बंद करो, क्योंकि मुझे झूठे लोगों की शक्लें नहीं देखनी है। तुमने तो मुझे फैमिली कहा था और फैमिली तो चाहती है दूसरे की भलाई। मैं भी तुम्हारी भलाई चाहता हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। ये भला वाला करना ना, ये सब बहाना है। असली बात ये है कि तुम झूठे हो इसलिए, क्योंकि तुमने एक बार नहीं, तुमने 2 बार झूठ बोला। अगर कोई तीसरा झूठ बचा है तो मैं क्या पता कि तो सीरियल इत्ती सी खुशी में आया हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां अंधेरे कमरे में फंसे अन्विता और विराट आमने सामने आई दोनों के दिल की कड़वी सच्चाई। दिया, दिया कैसा मजाक है, दरवाजा खोलना प्लीज। दिया तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये फ्लैशलाइट बंद करो, क्योंकि मुझे झूठे लोगों की शक्लें नहीं देखनी है। जी हाँ, सीरियल इत्ती सी खुशी में अन्विता अपने रेस्टोरेंट के स्टोर रूम में कुछ सामान लेने के लिए जाती है। जैसे ही वो अंदर पहुंचती है, उसे महसूस होता है कि चारों तरफ घना अंधेरा है और बस कुछ हल्की सी लाइटें जल रही हैं। हैरान अन्विता सोचती है कि यहाँ इतना अंधेरा क्यों है। वो लाइट ऑन करने की कोशिश करती है, लेकिन लाइट जलती ही नहीं। तभी अचानक स्टोर का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। अन्विता घबरा जाती है और दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन अंधेरा इतना ज्यादा होता है कि उसे कुछ दिखाई ही नहीं देता।
वो अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन करती है और तभी अचानक उसके सामने विराट खड़ा दिखाई देता है। सॉरी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये फ्लैशलाइट बंद करो क्योंकि मुझे झूठे लोगों की शक्लें नहीं देखनी है। विराट को अचानक वहाँ देखकर अन्विता डर जाती है और पूछती है, तुम यहाँ कैसे आए? दरअसल दोनों के बीच काफी समय से मनमुटाव चल रहा है और दोनों एक दूसरे से नाराज हैं। टीचर्स होके बात इतना गंदा सा, थोड़ी रेस्पेक्ट दो। एजेंट हैंडसम। एजेंट हैंडसम नहीं, एजेंट झूठ नाच ज्यादा सूट करता है। बस ना अनवी। बताओ ना तुम्हारे और क्या क्या सीक्रेट्स हैं? विराट इस मौके का फायदा उठाकर अन्विता से बात करने की कोशिश करता है। बातों बातों में अन्विता गुस्से में कहती है, तुम हमेशा गलतियां करते हो और उन्हें मानने के लिए भी तैयार नहीं होते। तुम मानो या ना मानो, तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़ती है। अब खुद देख लो, जब मैं तुम्हारी लाइफ में था सब सेट था, जैसे तुम्हारी लाइफ से यार वो इवल संजय आ गया। हाँ करेक्ट। जब तक तुम मेरी लाइफ में नहीं थे तब तक मेरी लाइफ में झूठ बोलने वाला कोई भी नहीं था। इस पर विराट जवाब देता है, मैं जो भी करता हूँ तुम्हारे भले के लिए करता हूँ और अगर तुम्हारे लिए गलतियाँ करनी पड़े तो मैं वो भी करूँगा। दोनों के बीच बहस और बढ़ जाती है। मैं मानता हूँ कि मैंने गलतियाँ की हैं और एक दो नहीं बहुत सारे झूठ बोले हैं। चाहो तुम ना उस सारे झूठों की लिस्ट बना के मुझे रोज सुना सकते हो, मैं शांति से सुन लूँगा। पर हर झूठ तुम्हें सही करने के लिए बोला था, तुम्हें अपनी जिंदगी में बनाए रखने के लिए। और अगर तुम्हें मेरे बातों में जरा सी भी सच्चाई दिखती है, मुझे प्लीज अपने आसपास रहने दो। तुम चाहे मुझे दोस्त बनाकर, तुम चाहे मुझे अपनी वो पड़ोसी बनाकर, चाहे नाराज होकर, चाहे हैप्पीली, बस मुझे अपने आसपास रहने दो। अन्विता गुस्से में वहां से जाने की कोशिश करती है लेकिन दरवाजा बंद मिलता है। तभी विराट कहता है कि यहाँ कोई नहीं है, इसलिए उन्हें खुद ही कुछ करना होगा। तुम्हें क्या? हेल्पिंग है। अच्छा, और तुम क्या कर लोगे? बोली, मैंने तुम्हें पहले ही ऐसी पहले से बात नहीं समझ लगे तुझे? और मैं तुम्हारी मदद के लिए हमेशा वो स्क्रूड्राइवर लेकर आता है और लॉक तोड़ने की कोशिश करता है। चारों तरफ अंधेरा, सन्नाटा और दिल की अनकही बातें। इसी बीच विराट धीरे से कहता है कि वो अन्विता के साथ रहना चाहता है, लेकिन अन्विता कोई जवाब नहीं देती। तुम्हें मेरी किसी बात पे जरा सा भी सोच होता है ना, प्लीज मुझे अपने आसपास रहना। अभी तुम गुस्से में या हैप्पीली या दोस्त बनाकर या ऑनलाइन नेबर बना के, तुम जैसे चाहो वैसे, बस वो सब कुछ चलेगा, लेकिन बस अपने आसपास रहने दो। आखिरकार दरवाजा खुल जाता है और अन्विता बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस अंधेरे कमरे की मुलाकात उनके रिश्ते में रोशनी लाएगी या दूरियां और बढ़ा देगी। रिद्धिमा पंडित ने वंशज सिंह के खिलाफ लिया कानूनी एक्शन। एक्ट्रेस ने यूट्यूबर पर लगाया ऑनलाइन उत्पीड़न का आरोप। पॉपुलर रियलिटी शो द 50 में शामिल हुए कंटेस्टेंट्स लोगों के बीच खूब सुर्खियां बटोरने में कामयाब हुए हैं। द 50 में होने वाली लड़ाइयों ने भी सुर्खियां बटोरने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। शो में भिड़ने वाले प्रतियोगियों की दुश्मनी शो से बाहर आने के बाद भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। अब एक्ट्रेस रिद्धिमा पंडित और यूट्यूबर वंशज सिंह को ही ले लीजिए, जो शो से बाहर आने के बाद भी काफी चर्चा में बने हुए हैं। इन दोनों के बीच पहले भी जमकर झगड़ा हुआ था और रिद्धिमा ने वंशज पर गंदा बर्ताव करने का आरोप लगाया था।
वंशज भी कहाँ चुप रहने वाले थे, उन्होंने भी लड़ाई में रिद्धिमा को आंटी कह डाला था। शो से बाहर आने के बाद भी इन दोनों का झगड़ा जारी रहा और अब तो इसने कानूनी मोड़ ले लिया है। खबरों की माने तो रिद्धिमा पंडित ने वंशज सिंह को लीगल नोटिस भेजा है और उन पर ऑनलाइन उत्पीड़न का आरोप भी लगाया है। एक्ट्रेस रिद्धिमा पंडित से जुड़े करीबी सूत्रों ने बताया कि वंशज के साथ रिद्धिमा की तकरार ने तब गंदा मोड़ ले लिया जब यूट्यूबर ने उन्हें ऑनलाइन परेशान करना शुरू कर दिया। वंशज सिंह की तरफ से भद्दे मैसेज के साथ साथ जान से मारने की धमकी तक दी गई और रिद्धिमा के परिवार वालों को भी लड़ाई में जबरन घसीटा गया। इसके बाद रिद्धिमा ने कानूनी कदम उठाने का फैसला किया और वंशज को वकील के माध्यम से लीगल नोटिस भिजवाया। इसके साथ साथ रिद्धिमा की तरफ से साइबर पुलिस को भी इस मामले की जानकारी दी गई है और उचित कार्रवाई की मांग की जा रही है। रिद्धिमा पंडित की टीम ने इस मामले पर पक्की मुहर लगा दी है और वंशज के खिलाफ कानूनी कदम की पुष्टि भी की है। वहीं रिद्धिमा पंडित द्वारा उठाए गए कानूनी कदम पर वंशज भी चुप रहने के मूड में नहीं है। उन्होंने रिद्धिमा द्वारा भेजे गए लीगल नोटिस को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किया है और कहा कि वो चुप रहने वाले नहीं हैं। वंशज ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, वो मुझे कभी भी चुप नहीं करा सकते और ना ही कर पाएंगे। मैं अपने लिए और अपने लोगों के लिए बोलूंगा। चलो एक बार तुम सब मिलकर कोशिश भी कर लो। वंशज के इस मैसेज को देखा जाए तो साफ नजर आता है कि उन्होंने रिद्धिमा को खुली चुनौती दे डाली है। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि आने वाले वक्त में ये लड़ाई क्या मोड़ लेती है और रिद्धिमा की शिकायत पर पुलिस की तरफ से क्या एक्शन लिया जाता है। वैसे आपके मुताबिक एक शो में शुरू हुई तू मैमे का ये कानूनी मोड़ लेना कितना सही है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी तरह की चटपटी खबरें जानने के लिए बने रहें टेली टॉक के साथ। बॉलीवुड बना सांप्रदायिकता का केंद्र। बॉलीवुड की नसों में घुला सांप्रदायिकता का रंग। दूसरे धर्मों के लोगों को नहीं मिल रहा है बॉलीवुड में काम। भारतीय सिनेमा के जाने माने कंपोजर AR रहमान ने कुछ दिनों पहले एक इंटरव्यू में कहा था कि बॉलीवुड अब सांप्रदायिकता की चपेट में आ चुका है, जिस कारण उन्हें अब पहले जैसा काम नहीं मिल रहा है। अब बॉलीवुड को वो लोग चला रहे हैं जो क्रिएटिव नहीं है बल्कि सांप्रदायिक है। AR रहमान के इस बयान ने न केवल भारत बल्कि विदेशी मीडिया में भी हलचल पैदा कर दी थी। लेकिन क्या ये वाकई सच है? अगर हम कंपोजर सलीम मर्चेंट की माने तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सलीम मर्चेंट ने कहा है कि बॉलीवुड हमेशा से ही सेक्युलर रहा है और आज भी इसकी नसों में सर्वधर्म समभाव का विचार बहता है। अगर ऐसा ना होता तो AR रहमान हिंदू धर्म के सबसे इष्ट भगवान राम पर बन रही फिल्म का म्यूजिक नहीं दे रहे होते। कंपोजर सलीम मर्चेंट ने मीडिया से बात करते हुए बताया है कि बॉलीवुड में धर्म के नाम पर काम नहीं मिलता है। यहाँ काम करने वाले कलाकार किसी भी धर्म से हो सकते हैं। अगर हुनर है तो बॉलीवुड में काम जरूर मिलेगा। सलीम मर्चेंट ने बताया, मैं AR रहमान साहब के अनुभव पर कुछ भी नहीं कहना चाहूंगा और ना ही इसे गलत ठहराना चाहूंगा, लेकिन मेरा अनुभव उनसे एकदम अलग है। मुझे पर्सनली कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ है। मुझे नहीं लगता है कि बॉलीवुड में सांप्रदायिक भेदभाव है जिसकी वजह से लोगों को काम नहीं मिल रहा है। मेरा धर्म कभी भी मेरे काम के आड़े नहीं आया है। सलीम मर्चेंट ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि अगर बॉलीवुड में धर्म देखकर काम मिल रहा होता तो AR रहमान भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी पौराणिक फिल्म रामायण का म्यूजिक नहीं दे रहे होते। सलीम ने तर्क दिया है कि अगर धर्म के आधार पर काम दिया जाता तो रामायण के मेकर्स AR रहमान को चांस क्यों देते। उन्होंने बताया कि ये सबूत है कि फिल्म इंडस्ट्री धार्मिक पहचान से ऊपर उठकर काम करती है
और टैलेंट को तवज्जो देती है। बता दें कि कुछ समय पहले ए.आर. रहमान ने कहा था कि बॉलीवुड में पिछले 8 सालों में पावर शिफ्ट देखने को मिला है और इसे अब वो लोग चला रहे हैं जो क्रिएटिव नहीं है। ए.आर. रहमान ने छावा जैसी मूवी को भी नहीं छोड़ा था और इसे समाज को बांटने वाली फिल्म बताया था। ए.आर. रहमान ने बॉलीवुड पर इतना बड़ा इल्जाम क्यों लगाया, ये तो उन्हें ही बताना पड़ेगा, लेकिन सलीम मर्चेंट ने रामायण का जो उदाहरण दिया है वो बताता है कि बॉलीवुड आज भी एकता में ही भरोसा रखता है। वैसे इस मुद्दे पर आपके क्या विचार है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जैसे जीने दो ना, थोड़ा सा अच्छा लगता है ना ऐसे। स्प्लिट विला में मिले उसके बाद हमें थोड़ा सा रिलेशनशिप में रहने की इच्छा थी। आई थिंक अगर लव रियलिटी शो शुड बी अबाउट लव इंस्टेड ऑफ अदर थिंग्स। बाकी गेम वेम तो सेकेंडरी हो जाता है, बट प्राइमरी इट शुड बी अबाउट लव। मैं यही बोलूँगा कि शो को शो के रहने दो, उसको टेम्पटेशन आइलैंड बिग बॉस मत बनाओ। आई थिंक इनका हाफ हो गया सीजन एंड इट वाज लुकिंग वेरी क्योटिक। मैं हिंदी में बोलूँगी अश्लील बना रहे हैं, जो कि मुझे पसंद नहीं आ रहा है। इट्स अबाउट एंगेजमेंट, सो रोका। एंड आई थिंक वो जो ऑडियंस को दिखा रहे हैं वो मोर ऑफ अ टेम्पटेशन आइलैंड बनता जा रहा है। पता नहीं, कॉन्सेप्ट ही बदल दिया कंटेस्टेंट्स ने। 1 साल हो गया। आई थिंक हमने पिछली बार इंटरव्यू किया तभी पूछा था शादी वादी का क्या है। अगले साल कर लेंगे, मतलब इस साल के लास्ट या अगले साल तक कर लेंगे। हाँ, इतना लेट क्यों? इतना लेट क्यों? लेट नहीं है, अब काम है ना। 6 महीने तो अभी ये मेरा एक शो आ रहा है उसके लिए। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जैसे जीने दो ना, थोड़ा सा अच्छा लगता है ना ऐसे। मतलब अभी से शादी के बंदा, शादी के बाद स्प्लिट विला में मिले उसके बाद हमें थोड़ा सा रिलेशनशिप में रहने की इच्छा थी। 1 साल तो हो गया। थोड़े 1 साल हो गिफ्ट गया। देने दो, एफर्ट्स करने दो इसको। वो तो शादी के बाद भी हो सकता है। वो शादी का मतलब बीवी और वाइफ का अलग। मियां बीवी वाला हो। इस बार स्प्लिट विला का थीम जो था प्यार या पैसा, कितना मतलब कितना सही। आई थिंक स्प्लिट विला जो शो है वो प्यार का शो है। अब एक हमारा सीज़न फट गया बहुत ज़्यादा, तो वो पैसा प्यार हो गया, क्योंकि हमारे में से 3 कपल ऐसे थे जिनको फिनाले में थे और एक ने चूज़ कर लिया पैसा। उसकी अपनी मजबूरी होगी जो भी था, बट आई थिंक स्प्लिट विला शुड बी स्प्लिट विला, इट शुड बी मोर ऑफ लव। आज मैं देखता हूँ बच्चे आ रहे हैं शो पे, उनकी कोई गेम नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ ये कह रहे हैं कनेक्शन बनाना, फिनाले जाना है, हम ये करेंगे, देयर इज नो कनेक्शन। सो प्यार के शो में प्यार रहना होना ज़रूरी होता है, मुझे ऐसा लगता है। आई थिंक इस बार की स्प्लिट विला में मुझे प्यार के अलावा सब दिख रहा है। पूरी प्लानिंग, प्लॉटिंग, बहुत कैलकुलेटिव हैं सारे कंटेस्टेंट्स। किसी का भी एक्चुअल रियल कनेक्शन या फिर अट्रैक्शन भी मुझे नहीं दिखा है कि जेन्युइन लग रहा हो कि बाहर जाके टिकेगा, और मुझे लगता भी नहीं कि कोई टिका है। तो आई थिंक अगर लव रियलिटी शो शुड बी अबाउट लव इंस्टेड ऑफ अदर थिंग्स, इट शुड कम। बाकी गेम वेम तो सेकेंडरी हो जाता है, बट प्राइमरी इट शुड बी अबाउट लव। बट मैं यही बोलूँगा कि शो को शो के रहने दो, उसको टेम्पटेशन आइलैंड बिग बॉस मत बनाओ। क्योंकि वो खिचड़ी लग के ना बिल्कुल अभी तक आधे वो हो गया। आई थिंक इनका हाफ हो गया सीजन एंड इट वाज लुकिंग वेरी क्योटिक। प्यार के शो में प्यार होना चाहिए। इट शुड लुक लाइक, अगर मैं शाहरुख खान की मूवी देखने जाऊंगा तो मैं चाहता हूँ कि शाहरुख को मैं रोमांस करते हुए देखूँ। मैं नहीं चाहूँगा शाहरुख खान को मैं देखूँ रोते हुए या देवदास जोन में, वो जॉनर अलग है। सो आई थिंक शो को शो रहने दो। अगर रोडीज टास्क का शो है तो रोडीज को टास्क शो रहने दो। स्प्लिट विला अगर प्यार का शो है तो उसको प्यार का शो रहने दो। जैसे आपने बोला शो को शो के रहने दो, एक एल्विश यादव का शो आया जो बहुत ज़्यादा द 50। हाँ नहीं, अच्छा, मेरे को लगा द 50 में भी सिर्फ एल्विश की बात हो रही है ना, तो मेरे को लगा उसी का शो है वो। एल्विश का जो शो होस्ट कर रहे हैं उसमें भी ऐसे कुछ ऐसे चीज़ें जो बहुत ट्रोल हो रहे हैं कि ऐसा शो में नहीं होना चाहिए। क्या हो गया, किसिंग मिसिंग बहुत हो रही है बहुत। I think it's not on the show, it's on the contestant what they are doing and giving to the show. कुछ contestant ऐसे भी हैं जो बाउंड्री क्रॉस नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो उसको थोड़ा सा, मैं हिंदी में बोलूँगी, अश्लील बना रहे हैं, जो कि मुझे पसंद नहीं आ रहा है। क्योंकि अपन एक रियलिटी शो एंगेज्ड, इट्स अबाउट एंगेजमेंट, सो रोका। एंड आई थिंक वो जो ऑडियंस को दिखा रहे हैं वो मोर ऑफ अ टेम्पटेशन आइलैंड बनता जा रहा है, सारी खिचड़ी बनती जा रही है। तो आई थिंक पता नहीं, कॉन्सेप्ट ही बदल दिया कंटेस्टेंट्स ने। अरे मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर फॉर एग्जांपल किसी ने कुछ किया भी है तो बहुत सारे शोज़ होते हैं जो अपनी पहचान को उस जॉनर में नहीं डालना चाहते। फॉर एग्जांपल अगर आप
किसी ऐसे ऐप जो ये सारी चीज़ें प्रमोट करता है और एक ऐप जो अमेज़ॉन है या फिर नेटफ्लिक्स है जो ये सारी चीज़ें प्रमोट नहीं करता। फॉर एग्जांपल इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे शोज़ बनते हैं जो अलग अलग प्लेटफॉर्म में जाते हैं, जैसे अतरंगी में जाते हैं, फिर एक आते हैं शो जो अमेज़ॉन पे जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मेकर्स को कहीं ना कहीं फ़ायदा हो रहा होगा, बिकॉज अ लॉट जो ये सारी चीज़ें होती है ना, इट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी बिकॉज पीपल स्टार्ट टॉकिंग, एंड इफ पीपल आर टॉकिंग अबाउट योर शो देन इट्स अ हिट। दिक्कत ये होती है कि पीआर तो हो रहा है, चाहे नेगेटिव हो रहा है या पॉजिटिव हो रहा है, तो उनके लिए वर्क कर रहा है एंड दे आर अर्निंग मनी, तो दे डोंट गिव अ फक। Yeah. 50 के बारे में क्या रहा है कि जिस वे में चला? यार देखो, पहले आपने मेरे से पूछा एल्विश का शो है, तो मुझे लगा आप 50 की बात कर रहे हो क्योंकि एल्विश की बात हो रही है। हाँ, नहीं सिर्फ एल्विश की बातें हुई, पूरा आधा सीजन एल्विश की बातें, एल्विश की गैंग, एल्विश के लोग, है ना। एल्विश ने भी एक मैंने विक्की भाई का का वो देखा था व्लॉग, उसमें विक्की भाई एल्विश से बोल रहे थे कैसा लग रहा है 2 शो में इकट्ठे रह के, तो वगैरह कौन सा 50 में भी आपकी बात हो रही है। आई थिंक यार इतना रेलिवेंट रहना है लाइफ में कि हम हो ना हो शो में कि हमारी बातें हो। और आई थिंक द 50 ना इट्स मोर लाइक कि एक स्कूल है, बच्चों को पिकनिक के लिए ले गए हैं, 2 प्रिंसिपल हैं जो शो चला रहे हैं, बाकी पता नहीं आपस में क्या करते रहते हैं, अपनी प्लानिंग प्लॉटिंग में खुद फंस जाते हैं और निकल जाते हैं शो पे। तो आई थिंक जितनी एक्सपेक्टेशन थी उतना नहीं हुआ, लड़ाई झगड़े हुए उस शो पे तो लोगों पे हाइप बनी। आई थिंक आजकल ना सिर्फ लोग सोशल मीडिया पे शो देखते हैं, उनको ऐसा लगता है कि यार लड़ाई हो रही है तो देखते हैं, लड़ाई हो रही है तो देखते हैं, बट उसकी वजह से ना जो गेम की असली पॉलिटिक्स है ना। अब बिग बॉस में एक टाइम पे आया था जिसमें विकास गुप्ता को मास्टरमाइंड बोला जाता था कि यार ये क्या गेम खेलता है। आई थिंक आजकल वो गेम मिसिंग है, बस यही बोलना चाहूँगा मैं, और कुछ नहीं बोलना मुझे। मैं तो देख भी नहीं रही हूँ, तो मुझे ये जानना है दिग्विजय के साथ जो फाइट होती रही है, जो लगा था भाई मेरे को आप एक बार बताओ, मैं अगर एक शो पे जा रहा हूँ साइन करने के लिए, मैं कोई गुंडागर्दी तो नहीं कर रहा, मैं तिहाड़ जेल थोड़ी जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ एक जगह जहाँ पर कंटेस्टेंट सारे वैसे हैं जहाँ पर लड़ाई झगड़े नहीं है या मुझे फिजिकल वायलेंस नहीं करना। टास्क को टास्क की तरह रहने दो ना भाई। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं ना रजत दलाल को भी इतना गलत नहीं बोलूँगा, दिग्विजय की आदत है थोड़ी पोकिंग करने की, बट यार वो पोकिंग का गेम है ना। अगर किसी का गेम है कि अगर मुझे पता है कि इस क्लॉज के अंदर अगर मैं तुम्हें पोक करूँगा और तुम मुझे थप्पड़ मारोगे तो मैं शो से निकल सकता हूँ। सो आई थिंक दैट्स हिज गेम, बट हाथ पैर उठाना इट्स नॉट कूल। अभी एक कल भी मैं देख रहा था जिसमें वंशज आया, मेरा दोस्त ही है वो, और वो एंट्री की उसने, और उसके बाद वंशज को बोल रहे थे कि अगर तू बाहर होता तो तुझे पता है मैं कैसे रिएक्ट करता। कैसे रिएक्ट करते भाई? कि मैं बस मेकर से पूछना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है गुंडागर्दी प्रमोट करने से एक शो अच्छा हो सकता है, एक शो बड़ा हो सकता है? क्योंकि अभी इसी के साथ लाफ्टर शेफ भी चल रहा है, आई थिंक उसकी टीआरपी भी बहुत अच्छी है, बिना किसी लड़ाई झगड़े के, बिना किसी अश्लील बातों के। सो आई डोंट नो। इसने सब कुछ कह दिया तो मैं क्या बोलूँ। क्या कहेंगे इस होली के फैंस से, और आप लोगों ने कितना एंजॉय करने वाले हैं?